वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है मतलब जो बिजनेस में रोजमर्रा की इकोनॉमिक वर्ल्ड में और बिजनेस वर्ल्ड में रोज टर्म्स यूज करी जाती हैं, जैसे प्रॉफिट, सेल्स, परचेज, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, स्टॉक, परचेजेस, ये सब टर्म्स। तो आइए इन्हें समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस आरती है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी शॉप का। अब इसने जो शॉप बनाई उसे क्या बोलेंगे? किसी भी एक इकोनॉमिक यूनिट, उसे बोलेंगे एंटिटी। सिंपल भाषा में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह देते हैं? एंटिटी। तो एक ये जो एंटिटी है वो किसे कहते हैं? किसी भी इकोनॉमिक यूनिट को एंटिटी कहते हैं। अब ये एंटिटी दो तरीके की हो सकती है, एक तो बिजनेस एंटिटी और एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी वो होगी जो प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए काम करेगी, उसे बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। जैसे प्रॉफिट करना है, जैसे कम पैसा कमाना है, उसे एंटिटी बोलेंगे। और नॉन बिजनेस एंटिटी किसे बोलेंगे? जिसका सोसाइटी को सर्व करना पर्पस है, या फिर जिसके कोई क्लब है उसे अपने मेंबर्स को सर्व करना जरूरी है। तो जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो नॉन बिजनेस एंटिटीज होंगे। ठीक है। तो ये एंटिटी दो तरीके की हो सकती है, बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, अपने मेंबर्स को सर्व करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करती हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी शॉप है, ये जब बिजनेस करना स्टार्ट करेगी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेगी। अब ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है। मनी के लिए, गुड्स या सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करना, उसे जो है ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। एक तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे इसने अपने लिए कुछ खरीद लिया मेकअप के लिए, तो उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्दर कोई सोसाइटिकल नेचर की भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो उन्हें भी रिकॉर्ड नहीं करते। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू दैट बिजनेस इज रिकॉर्डेड, एंड दैट ट्रांजैक्शन कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। या तो इंटरनल ट्रांजैक्शंस या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जो अगर जिनकी अकरेंस होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाहर किसी आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ट्रांजैक्शन होती है उसे इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन लगा दिया किसी मशीनरी पे, तो उसे
या फिर गुडविल अमोर्टाइज्ड। ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं? जैसे सेल्स करी, परचेज करी बाहर के किसी एंटिटी से या किसी बंदे से, तो उसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। दूसरी एक चीज, जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। इसका मतलब है एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल, इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज करेगी तो उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें कैश है और फर्नीचर है और यहाँ पे कैपिटल है। कैपिटल 1 लाख है, कैश जो है ये 50,000 है और जो फर्नीचर है ये भी 50,000 है। अब मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ। हमने क्या किया, फर्नीचर 20,000 रुपये का खरीदा फॉर कैश, ठीक है जी। अब फर्नीचर जब हम 20,000 रुपये का खरीदेंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो होगी वो ये हो जाएगी। कैश जो हो जाएगा हमारा 20,000 का खरीदा है तो 30,000 हो जाएगा, क्योंकि कैश जो था 50 था, 20 कम हो गया तो 30 हो गया। फर्नीचर अगर अब 50 का था, 20 का खरीदा तो 70 हो गया। कैपिटल जो थी वो 1 लाख ही रही, देख रहे हो। अब देखिए, एसेट की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख है, लाइबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है। जो टोटल है सेम है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। हो सकता है थोड़ा सा अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स कर लेंगे तो थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो इतना याद रखिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो एवरी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करती है। बेशक टोटल सेम रह जाए लेकिन करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। मिस आरती ने बिजनेस शुरू किया था स्टेशनरी का शॉप। अब इसने जब ट्रांजैक्शंस करी तो फिर क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस के इसने अकाउंट बनाए। अकाउंट कैसे बनता है? ऐसे बनता है। जैसे मान लीजिए राम्स अकाउंट है तो वो अलग बनेगा। श्याम के साथ इसने ट्रांजैक्शन करी तो श्याम्स अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, श्याम का अकाउंट अलग बन गया। इसने सेल्स करी, सेल्स का अकाउंट अलग बन गया। सेल्स का अकाउंट अलग बन गया। जो जर्नल से अब हम इसमें पोस्टिंग करते जाएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो लेफ्ट वाली
चीज साइड होती है उसे हम बोलते हैं डेबिट, और जो राइट वाली साइड होती है उसे बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। लेफ्ट वाली साइड को बोलेंगे डेबिट, और राइट वाली चीज को बोलेंगे क्रेडिट। तो जो डेबिट वाली चीज़ें होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, और जो क्रेडिट वाली चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। बस इतना था। अकाउंट ऐसा होता है। अब हम कैपिटल का मतलब से लिखेंगे। कैपिटल क्या होती है? जब ट्रांजैक्शन हुई होंगी। अकाउंट का मतलब हमने सीख लिया। अब आएंगे कैपिटल का मतलब। तो जब मिस आरती ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो जब अपनी फर्म बनाई होगी, एंटिटी बनाई होगी, तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी, कुछ कुछ इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस के अंदर, कैपिटल के अंदर। कैपिटल, कैपिटल के अंदर आप या तो कैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या गुड्स कर सकते हैं, कुछ भी लेकर आ सकते हैं, फर्नीचर लेकर आ सकते हैं जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सपोज करिए आरती ने कैपिटल में कैश इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपए। गुड्स इंट्रोड्यूस किए, मतलब स्टेशनरी का सामान, 1 लाख रुपए। फर्नीचर लगाया 2 लाख रुपए का। तो ये सब क्या हो गई? ये सब कैपिटल हो गई बिजनेस की। अब हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैसे? बैलेंस शीट में हम ऐसे दिखाएंगे। ये साइड एसेट्स, ये लाइबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। एसेट्स हो गई हमारी, कैश हो गया। आप सोच रहे होंगे कि कैश को जो है दिखा दिया, हमें बताया तो है नहीं कि कैश जो है एसेट होती है। सब पता चल जाएगा आगे आने वाले चैप्टरों में। गुड्स लेकर आए तो गुड्स को स्टॉक क्या देते हैं? 1 लाख। फर्नीचर 2 लाख। कैपिटल 4 लाख। ये बैलेंस शीट हो गई इस मिस आरती की जो ये एंटिटी है उसकी। तो जो कैपिटल है उसे लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखा? मैंने बताया था कि जो अकाउंट है वो साइंस है। अकाउंट इज आल्सो आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंट इज ए साइंस बिकॉज इट फॉलोज प्रिंसिपल्स। और एक अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है, आपका बिजनेस है, दो अलग चीजें हैं। इसीलिए हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मिक्स नहीं करते। यही कारण है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं और जो पर्सनल प्रोप्राइटर की डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनको मिक्स नहीं करते, क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो मिस आरती अलग है, उसका जो बिजनेस है वो अलग है, ड्यू टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसीलिए ये लायबिलिटी है ये बिजनेस की, क्योंकि ये कभी ना कभी मिस आरती इसको लेगी। तो इसलिए ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल आती है।
ठीक है। एसेट्स का एक मतलब आप याद रखिए, जिन चीज़ों को हम ओन्ड करते हैं या फिर जिन पे हमारा कोई राइट होता है, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। और लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? दैट वी नीड टू पे समवन ओड, जिन्हें हमें किसी ना किसी को पे करना होता है, उन्हें हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है। हमारा जो कैपिटल का जो टॉपिक था ये भी हो गया। कैपिटल किसे कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इन द बिजनेस। ये आपका कैपिटल का टॉपिक था। फ्रेंड्स, अब हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग का क्या मतलब होता है? ये तो मिस आरती ने बिजनेस शुरू किया था। स्टेशनरी शॉप का। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मिस आरती ने ट्रांजैक्शन करी, अकाउंट्स बनाए, अपनी बैलेंस शीट बनाई। एक बीच में क्या हुआ, उसे 10,000 रुपये की जरूरत पड़ी। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ किए अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। तो अमाउंट और गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use is called drawing। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए गुड्स को या तो गुड्स को या फिर कैश को विड्रॉ कर लेना ड्राइंग है, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो उसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं और जो भी निकाला जा रहा है उसे क्रेडिट। ठीक है। तो ड्राइंग तो बस इतना ही सही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसे कहते हैं? विच वी नीड टू पे टू समवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे लाइबिलिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, परचेज की, गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए 25,000 रुपये के, 25,000।
ऑन क्रेडिट। तो ये जो जिससे हमने परचेज किए हैं, मान लीजिए मिस्टर कोई नाम, कोई नाम ही नहीं सूझ रहा है मुझे, मिस्टर अमृत। तो ये जो आपने 25,000 रुपये के गुड्स परचेज किए, तो ये किससे खरीदे? मिस्टर अमृत से। तो ये जो मिस्टर अमृत है, ये हमारा क्रेडिटर हुआ, क्योंकि हमने इससे गुड्स खरीदे क्रेडिट पे और इसे पैसे नहीं दिए हैं, फ्यूचर में हमें इसे पैसे देने हैं, तो इसलिए ये हमारा क्रेडिटर हो गया। अब अगर ये हुआ हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि आउटसाइडर है ना, बिजनेस के अंदर नहीं है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी हुई हमारी। इसके अलावा क्या हुआ, बैंक होता है ना, बैंक बैंक में हमारे हैं 50,000 रुपये, सॉरी 1,00,000 रुपये। बैंक ने कहा एक काम करो, तुम्हारे बैंक में 1,00,000 रुपये है ना, 1,25,000 तक निकाल लो। उसे उसे एक्स्ट्रा अमाउंट जो निकालते हैं उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमने क्या किया, बैंक में थे तो 1,00,000 रुपये, लेकिन हमने विड्रॉ किए 1,25,000 रुपये। 25,000 की अगेन लाइबिलिटी राइज हो गई, तो ये भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। ये हो गई आउटसाइडर लाइबिलिटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की हैं, तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। 25,000 रुपये का क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमें चुकाना होगा, जो भी हमारी टर्म्स होंगी बैंक के साथ उतने दिन में। ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? मैंने अभी यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई थी, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और कैपिटल और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये जो कैपिटल है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है टू द आरती, बिजनेस की। ठीक है। अब क्या होता है, लाइबिलिटीज को दो भागों में बांटा जाता है। ये तो इंटरनल एक्सटर्नल में बांटी है अभी हमने। मेनली लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। हमने मार्केट से कुछ पैसा लिया, लोन लिया, लोन कि भैया हम आपको अगले 2 साल में लौटा देंगे। लोन लिया हमने 1,00,000 रुपये का। तो जो लाइबिलिटी नॉर्मली 1 साल के अंदर हमें पे करनी होती है, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे ये क्रेडिटर है, मान लो हमें इसे शॉर्ट पीरियड 1 साल के अंदर अंदर इसे पे करना है, तो ये हमारी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। और ये जो 2,00,000 का लोन लिया है, इसे हमने 2 साल में, 3 साल में या आगे जाके पे करना है, तो ये हो जाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करना है, 1 साल के विदिन में करना है, तो करंट लाइबिलिटी। और इसकी बैलेंस शीट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है,
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये वाला जो टॉपिक है ये भी हो गया लाइबिलिटी का। अब एसेट्स करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स किन्हें कहते हैं? अभी तो लाइबिलिटी सीखा था, कैपिटल भी सीख लिया। एसेट्स किसे कहते हैं? एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी हो या उसके पोसेशन में कुछ हो, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। किसी से उसे पैसे लेने हो उसे बोलेंगे एसेट। पोसेशन, प्रॉपर्टी या फिर कोई अमाउंट जिसे उसे पैसे लेने हो उसे बोलेंगे एसेट। फर्नीचर एसेट है। और क्या है एसेट? कैश है, हमारे पोजेशन में है, एसेट है। इसके अलावा स्टॉक है, एसेट है। मशीनरी है, एसेट है। वी ओन्ड दैट, दैट इज वाई दैट इज एन एसेट। ठीक है। अब जो एसेट है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। जैसे लाइबिलिटी होती है ना, या तो नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे ही एसेट भी दो तरीके की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, वो नॉन करंट एसेट या फिर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं? नॉन करंट एसेट रेफर्स टू दोज एसेट्स which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। मशीनरी है मिस आरती की फर्म में, बुक्स वगैरह बाइंड होती हैं और बुक्स वगैरह बनती हैं, उससे स्टेपल होती हैं, ऐसी मशीन ला रखी है, लेकिन कंटिन्यूस यूज के लिए ला रखी है। सेल के पर्पज से थोड़ी ना लाई है, वो तो बिजनेस में यूज करना है उसका, इसलिए लाई है। और यूज भी कितने टाइम के लिए करना है? जब तक वो चलती रहे। कोई उसका स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, जब तक वो चलती रहे। और जब उसे हम ओन करते हैं, पोजेशन में है हमारे, तो वो एसेट है। कौन सी एसेट है? नॉन करंट एसेट है। इसलिए वो नॉन करंट एसेट है क्योंकि वो बिजनेस में एक हमें टाइम नहीं पता, लेकिन विद इन 1 ईयर से ज़्यादा के लिए है, इसलिए वो जो है नॉन करंट एसेट है। ठीक है। अब या तो टेंजिबल होगी नॉन करंट एसेट या इंटेंजिबल होगी। टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसे टच किया जा सके या सीन किया जा सके, टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसे सीन या टच ना किया जा सकता, विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, which does not have any physical existence। ठीक है। नॉन करंट एसेट हो गई। नॉन करंट एसेट रेफर्स टू जो कंटिन्यूस यूज के लिए होती है बिजनेस में। ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एक्सेट्रा। अब या तो ये टेंजिबल होंगी, जैसे टेंजिबल में मशीनरी आ गई, इंटेंजिबल में आ गई आपकी गुडविल।
पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब ये इंटेंजिबल है। ठीक है, तो ये अब करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है वो करते हैं। करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है? विच द करंट एसेट्स उनको कहते हैं जो मैनेजमेंट विच द मैनेजमेंट वांट्स टू सेल विद इन द वन करंट पीरियड और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड और मे बी 1 year, which ever we are following. तो which can be converted into cash within 1 year। जैसे डेटर है, डेटर से हम 1 साल में पैसा लेना चाहते हैं तो ये करंट एसेट हुई। स्टॉक है, स्टॉक है तो स्टॉक को हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये सेल होता रहे, आए सेल हो जाए, आए सेल हो जाए, तो ये भी करंट एसेट हुई। इसके अलावा कैश है, ये तो हाईली लिक्विड होता है तो ये भी करंट एसेट है। यही है बस करंट एसेट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं उन्हें कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फिर भी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इज ए रिसिप्ट दैट इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से नहीं, एंड आइदर क्रिएट्स ए लाइबिलिटी और reduces an asset, thereby affecting the capital structure of the business. Capital receipt is a receipt that is not generated from the normal day-to-day operations of the business and either creates a liability, या तो liability create कर देती हैं और reduce कर देती हैं value को, asset को, thereby affecting the capital structure of the business. इनके example हैं capital introduced by the owner, लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें देखो वैल्यू रिड्यूस हो रही है एसेट की, इसमें भी यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कैपिटल है 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्ट करके वो लाया है और 5 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लेके लगाए हैं, तो ये जो 15 लाख रुपए हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं कैपिटल रिसिप्ट के। इट इज नॉट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस से नहीं आती है। इट डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं होता। ऑपरेटिंग का मतलब होता है मेन बिजनेस। जैसे स्टेशनरी का बिजनेस है ना, तो जो स्टेशनरी से होने वाली बिजनेस है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे, तो ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं होती। इट इज जनरली रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, नॉट इन द P&L। ज़्यादातर ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी कैपिटल रिसिप्ट। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना। Revenue receipt arises from normal business activities and affect the profit and loss account। बस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं रेवेन्यू रिसीव्स। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में दो तरीके के एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, उसे हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर देखते हैं। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग एन एसेट। कैश से या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके या लाइबिलिटी राइज करके अगर हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं या फिर गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है मेनली। एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, उसे आगे कवर करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू बढ़ा दे उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उसको खर्च करने में आए। जैसे आपने कोई मशीनरी है, मशीनरी में कोई एक्सपेंस किया और वो उस मशीनरी का बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, क्योंकि वो उस वैल्यू उसमें बेनिफिट को बढ़ा दिया और वैल्यू की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया उस एक्सपेंस ने, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट फॉर विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। एक ही साल में सारा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे सैलरी पे कर दी, एम्प्लॉय ने एक ही साल में सारा काम किया हुआ। रेंट पे किया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपका एक्सपेंडिचर का टॉपिक था। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस किसे कहते हैं और इनकम किसे कहते हैं? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को सेल करने के लिए जो खर्चा आता है उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसे खर्चा बोलेंगे, एक्सपेंस है ये। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब खर्चा है। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। स्टेशनरी शॉप है, इस स्टेशनरी शॉप को चलाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है अपने स्टेशनरी सेल करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी है जो कंज्यूम करते हैं, उसका बिल पे करना पड़ता है। इसके अलावा सैलरी एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है। तो ये सब सेल्स के लिए ही तो हो रहा है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो रेंट। इसके अलावा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा है तो वो भी। तो ये सब क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस में ये 3 चीज़ें भी कवर होती हैं, डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आप समझ जाएंगे। इसके अलावा एक्सपेंस का तो हमने कर लिया।
कि सेल्स करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस है। इनकम किसे कहते हैं? इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। कहते हैं डिफरेंट है, रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आप गुड्स से सेल करते हैं, मान लीजिए आपने सेल करी गुड्स 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के आपने गुड्स सेल्ड करे, तो ये रेवेन्यू है, ये इनकम नहीं है, रेवेन्यू है। ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो उसकी कॉस्ट होगी, जितने का वो होगा, उसे एक्सपेंस मानेंगे। मान लीजिए वो 3 लाख का था, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ये एक्सपेंस है। और सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज इनकम। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इनकम है। जैसे 2 लाख, ये इनकम है, तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं ना, इनकम को भी रेवेन्यू ही मान लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब अलग होता है, इनकम का मतलब अलग होता है, गेन का मतलब अलग होता है, तो एक्सपेंस तो अलग है ही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब अलग होता है। हर टर्म का अपना अलग मतलब होता है। ठीक है। जैसे गुड्स की कॉस्टिंग 8 लाख है और 10 लाख में सेल करी, तो कॉस्ट हो गई 8 लाख, इसे एक्सपेंस भी बोलेंगे। रेवेन्यू हो गई 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख की सेल करी है, और 2 लाख रुपए हो गई इनकम। ठीक है। तो ये आपका इनकम और एक्सपेंस का टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और गेन। तो प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जो P&L अकाउंट होता है, मान लीजिए P&L अकाउंट, इसमें इस तरफ क्या होता है, इनकम आती है, जैसे सेल्स आती है, इधर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया। तो जब ये वाली साइड ज़्यादा होगी, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ पर है, और इससे ऊपर जब बढ़ जाए तो उसे रेवेन्यू। अब आता है गेन। इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बिजनेस जिस चीज में मेनली डील करता है। जैसे जो हमने स्टेशनरी का एग्जांपल लिया है, तो जो स्टेशनरी है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। but are incidental to business such as sale of fixed asset, ये हो गया गेन। विनिंग ऑफ कोर्ट केस, ये भी गेन हो गया। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, वो भी गेन हो गया। मान लीजिए 20 लाख की बिल्डिंग थी,
25 लाख में बेच दी, तो 5 लाख जो हुआ उसे गेन कहेंगे। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपका प्रॉफिट हो गया और गेन हो गया। आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, अब हम लॉस करेंगे। लॉस का क्या मतलब होता है? लॉस का मतलब होता है जैसे इनकम में हमने किया था रिवेन्यूज का बढ़ना और एक्सपेंसेस का कम होना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस में क्या होगा? लॉस में हमारे जो रिवेन्यू है वो कम होगी और जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, तो उसे लॉस कहते हैं। लॉस का मतलब और एक्सपेंस का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंट है। ठीक है, लॉस बाय फायर, ये लॉस है। लॉस बाय थीफ, ये भी लॉस है। बट डेप्रिसिएशन ऑन दैट गुड्स इज ऑन दैट एसेट इज एक्सपेंस, ये डिफरेंस है। मान लो अपने कोई एसेट है वो लॉस हो गई बाय थेफ्ट, तो उस पे जो तो उस वो जो गई हमारी एसेट वो लॉस है, लेकिन उस पे जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो एक्सपेंस है। ये लॉस और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, एक्सपेंसेस का ज़्यादा होना और रेवेन्यूज का कम होना, ये लॉस है, इसे लॉस कहते हैं। Our next point is purchase. हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं किन के लिए? जिन गुड्स में हम डील करते हैं। मान लीजिए हम स्टेशनरी का सामान है उसमें डील करते हैं, तो जो स्टेशनरी का सामान है उसे जब हम परचेज करेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू टू कैश या वगैरह। हम उसके लिए स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम इसमें डील कर रहे हैं, इसके लिए जो हम अकाउंट ओपन करेंगे उसे परचेज अकाउंट बोलेंगे। जो रीसेल के पर्पज से हम गुड्स बाय करते हैं उन्हें हम परचेज अकाउंट में डालते हैं, और जब हम स्टेशनरी को सेल करेंगे तो हम सेल अकाउंट ओपन करेंगे। ये नहीं स्टेशनरी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि हम उसे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे गुड्स हैं जब हम उन्हें बाय या सेल करते हैं तो हम उनके लिए परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट का, परचेज अकाउंट उन्हें बाय करते टाइम ओपन करेंगे, सेल्स अकाउंट जब उन्हें सेल करते वक्त ओपन करेंगे। अब मान लीजिए परचेज किया हमने, एक ट्रेडर है, अनिल एक ट्रेडर है, इससे हमने परचेज किया स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी गुड्स। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे। ठीक है, कितने का? 20,000 रुपये का।
इसने कहा कि भाई ऐसा है, इससे हमने परचेज किया। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई तेरा जो सामान है वो ठीक नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम 10,000 का तेरे को वापस दे रहे हैं सामान, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो हम जब रिटर्न करेंगे परचेज किया हुआ सामान, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न, और उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। सेल्स में भी ऐसा ही होगा, हमने सेल्स किया किसी को, मान लीजिए अनिल है, तो यहाँ पे सुनील है, इसे सेल किया 50,000 का सामान, इसने हमें रिटर्न कर दिया सामान 30,000 का, तो उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है। अब आपके ये 4 पॉइंट हो गए। अगर मान लीजिए, अब आप बोल रहे होंगे कि जैसे परचेज है, स्टेशनरी करा, हमने परचेज अकाउंट ओपन किया, तो अगर हमने कोई एसेट खरीदी, वो भी तो बिजनेस के लिए खरीदी? नहीं, वो हमने सेलिंग के पर्पज से नहीं खरीदी, हमने यूज के पर्पज से खरीदी। जैसे कोई फर्नीचर अगर हमने खरीदा, तो यहाँ पे हम फर्नीचर के लिए परचेज अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम फर्नीचर के लिए यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट ही ओपन करेंगे, क्योंकि ये एसेट है, और स्टेशनरी यहाँ पे गुड्स है, स्टॉक है, जो रीसेल करने के लिए हमने बाई किया है, जो हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी। वही ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसे हम एसेट के लिए ही तैयार करेंगे, क्योंकि हमने रीसेल के पर्पज से बाय नहीं किया, हम डील किस में कर रहे हैं? स्टेशनरी में, ये हमारा मेन बिजनेस है, इसलिए हम इसके लिए परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। तो सेल हो गया, परचेज हो गया, लॉस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा कमेंट में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक, स्टॉक कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। गुड्स का क्या मतलब है? Goods include all those things which are purchased for resale or which used for producing the finished product, which are also meant to be sold. जो हम परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से, उन्हें गुड्स कहते हैं, जिनमें हम डील करते हैं। या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने, अगर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हम कोई फाइनल गुड्स, तो उसे भी गुड्स बोलेंगे, अगर हमारी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। और बाय कर रहे हैं रीसेल के पर्पज से, तो वो भी गुड्स हैं। ये तो सिंपल सा है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स, गोल, ये इस पे स्टॉक करते हैं। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हमने खरीदे हैं गुड्स रीसेलिंग के पर्पस के, वो स्टॉक हैं, और जो लास्ट में बच गए हैं हमारे अनसोल्ड, उन्हें हम स्टॉक बोलेंगे। बस।
फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्म तब यूज होता है जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। स्टॉक एंड अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और सिर्फ बाइंग और सेलिंग का बिजनेस है, तो हम सिर्फ स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड वर्ड यूज करेंगे, तब हम इन्वेंट्री वर्ड यूज नहीं करेंगे। इन्वेंट्री में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, इन्हें टोटली इन्वेंट्री कहते हैं। जब इन्वेंट्री में हमने हमारा कोई अनसोल्ड, यहाँ पर अनफिनिश्ड स्टॉक बचा है, तो इसे रॉ मटेरियल यहाँ पे इस काउंट करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में जो आधा फिनिश हो चुका है, सेमी फिनिश्ड है, उसके अलावा जो हमारा बच गया है उसे यहाँ पे काउंट करेंगे। और फिनिश्ड गुड्स में मतलब जो रेडी है सेल करने के लिए लेकिन सेल नहीं हुआ है, अनसोल्ड है, उसे यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये आपका इन्वेंट्री का टॉपिक था। इसके अलावा होता है स्टॉक एंड ट्रेड। which is purchased for the purpose of reselling, stock in trade। ये बस इतना ही था, इसका मीनिंग बड़ा है वैसे। अगर नॉर्मल बिजनेस में, अब हमारे बिजनेस में हमने किसी को गुड्स पर सेल किए हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की है और वहाँ से पैसा नहीं आया, तो हम जिन लोगों से पैसा लेना है उन्हें ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ये इनमें आ सकता है डेटर्स, या फिर आ सकता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल का मतलब आप उस चैप्टर में सीखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसा लेना होता है, हमने उसे गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की होती है लेकिन उसने पैसा नहीं दिया होता। बीआर भी कुछ इसी तरीके का होता है, उसने बिल इशू हुआ होता है इसमें और हमें पैसे लेने होते हैं उससे। इसी की तरह ट्रेड पेबल्स कौन होता है? ट्रेड पेबल जिसे हमने सर्विस दी, जिससे हमने सर्विस ली है या गुड्स बाय करे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे क्रेडिट में? जिससे हमने लिए हैं तो या तो वो क्रेडिटर होगा हमारा, क्योंकि हमें उससे पैसे देने हैं, हमने उससे सर्विस ली है या गुड्स बाय करे हैं, या फिर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स और बिल्स बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये टर्म आप इसका अलग चैप्टर है उसमें समझ जाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, अब हम डिस्काउंट सीखेंगे। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट में क्या होता है कि आप गए किसी के पास सामान खरीदने के लिए और आप उसने वैल्यू बताई, मान लीजिए कपड़े खरीदने गए, क्लॉथ्स खरीदने गए,
और उसने वैल्यू बताई आपको कि ये 4000 का है, तो आपने कहा कि भाई कुछ डिस्काउंट दो इसके ऊपर, तो जो वो डिस्काउंट देगा आपको उसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक्चुअल में आपने बाई किया 3500 का, तो आपको जो वो वैल्यू पड़ी वो 3500 की। आप जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे अपने में वो 3500 रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ये। तो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो कैश अकाउंट होता है, आपने कहा कि भाई ऐसा है 3500 है, 3500 का है ना, मैं आपको इसकी अभी 2000 दे देता हूँ, बाकी के 1500 बाद में दे दूँगा। कुछ टाइम बाद सेलर ने कहा कि भाई ऐसा है 1500 की बजाय आप हमें 1200 दे दो, लेकिन अभी दे दो। तो इसने कहा ठीक है, तो इसे जो 300 रुपये का बेनिफिट मिला वो हुआ कैश डिस्काउंट। अब जब ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो ये इसे करेगा, लेकिन यहाँ पे जो 500 का ट्रेड डिस्काउंट मिला था ये रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, ये होता है कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। ये इसका मतलब था। दूसरा अगला टर्म है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंडली टैक्स करना। पहले गुड्स जो थे वो वैट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और जो सर्विस टैक्स था इसको 1994 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। तो ये 1994 से तब से चला आ रहा था, लेकिन बाद में आके क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है गुड्स पे आप स्टेट टैक्स लगाते हो, सर्विस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, गुड्स पे स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है। हम क्या करते हैं, एक कर देते हैं, एक ही टैक्स लगे, और दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कंबाइंड कर दिया। अब अगर आप किसी को गुड्स सेल करें या सर्विस दें, लगता है एक ही टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके जो बाकी के जो टैक्स थे एक्साइज वगैरह वो सारे इसमें सब्ज्यूम्ड कर दिए। ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। फ्रेंड्स, हमारे कुछ टर्म्स बच गई हैं तो उन्हें एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस करता है, जैसे कुछ लोग मिलके, एक दो तीन लोग मिलके बिजनेस करते हैं, उन्हें कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जब अकेला आदमी खुद बिजनेस करता है तो उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। वो जब उसे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस करता है, चाहे किसी भी चीज़ का करे। जैसे हमारे केस में मिस आरती थी, मिस आरती ने क्या किया, बिजनेस करना शुरू किया स्टेशनरी का अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो कौन थी? प्रोप्राइटर थी। एंट्री किसे कहते हैं? जब हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर तो उसे एंट्री बोलते हैं। बैड डेब्ट, आपने डेटर का मतलब समझा, हमने किसी को माल बेचा, अब वो देने की कैपेसिटी में नहीं है पैसे, हमारे लिए वो क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। वो अब इस लायक नहीं है कि वो पैसा दे सके। ठीक है, तो वो बैड डेब्ट, उसे बैड डेब्ट कहते हैं ना उस पैसे को। इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो अपनी जो लाइबिलिटीज है उसे पे करने में असमर्थ होता है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है और एसेट कम होती हैं उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। जो अपने डेब्ट पे करने में असमर्थ हो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट कौन होता है? जो समर्थ हो, जो अपने डेब्ट्स पे करने में पूरी तरीके से इस पोजीशन में हो कि वो पे कर सकता है, वो सॉल्वेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
ऑपरेटिंग इनकम से होने वाली रिवेन्यू, जैसे जैसे किसी का बिजनेस है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी सेल करके जो उसकी इनकम होगी वो होगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली रिवेन्यू। टर्नओवर किसे कहते हैं? जो सेल्स आपने वर्ड सुना है ना, सेल्स का जो टोटल होता है उसे टर्नओवर कहते हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब जैसे कुछ लोगों को में आपने देखा होगा कि गाय भैंस पालते हैं या कुछ पालते हैं, तो उन लोगों को यहाँ जो जानवर होते हैं, जैसे गाय है, गाय दूध देती है, उसका बिजनेस कर रहा है, तो वो उस गाय को जो लिखा जाएगा अकाउंट में वो लाइव स्टॉक नाम से लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट निवेश, कहीं पे आप शेयर होल्डर शेयरिंग में निवेश, एफडी में निवेश, इस चीज़ों में निवेश, इसे निवेश कहते हैं। किसी कहीं पे राइट खरीदना कुछ, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जैसे फर्नीचर 10,000 रुपये रिकॉर्ड करा हुआ है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई? 10,000। स्टॉक 10,000 रुपये बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 10,000। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस जो वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे हमारा ये बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग खत्म होता है। और अब थैंक यू वेरी मच, नाउ वाइंड अप। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, और बस इतना ही कहना है।